वाटर के बाद अब हम पढ़ते हैं हाइड्रेट्स। भाई व्हाट आर दीज हाइड्रेट्स और कितने तरह के हाइड्रेट्स होते हैं। सो हाइड्रेट्स आर बेसिकली दोज क्रिस्टलाइन कंपाउंड इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड। वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेसिकली हाइड्रेट्स। एंड किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड में द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर एसोसिएटेड दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो अगर हम किसी कंपाउंड को किसी आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं फ्रॉम वाटर तो सिर्फ कंपाउंड क्रिस्टलाइज नहीं करता, कंपाउंड के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं। सो दोज आयनिक कंपाउंड जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है वी कॉल देम एज हाइड्रेट्स। सो हाइड्रेट्स लाइक हमारे पास कंपाउंड है CuSO4.5H2O। दिस इज बेसिकली हाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अगर हम एज इट इज लें CuSO4 तो दिस इज कॉल्ड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। सो दिस कॉपर सल्फेट विद 5 वाटर मॉलिक्यूल जिसके साथ पांच वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है। सो दिस होल इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एंड दिस इज हाइड्रेट। सो दिस इज एनहाइड्रस फॉर्म एंड दिस इज द हाइड्रेटेड फॉर्म। सो इन एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। लाइक अगर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लें तो दिस इज व्हाइट इन कलर। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है दिस इज ब्लू इन कलर। इन हाइड्रेट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक सबसे पहली क्लासिफिकेशन है हमारे पास लिगेंड हाइड्रेट्स। सो व्हाट आर दीज लिगेंड हाइड्रेट्स? लिगेंड हाइड्रेट्स एज नेम इज सजेस्टिंग ये वो हाइड्रेट्स है जिन हाइड्रेट्स में ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट दे आर एक्टिंग एज लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी ये वो कंपाउंड है जिनमें वाटर मॉलिक्यूल दे आर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद द सेंट्रल केटाइन। मेटल केटाइन के साथ वाटर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। लाइक इफ वी टेक निकल नाइट्रेट NiNO3.6H2O, दिस इज हाइड्रेट ऑफ निकल नाइट्रेट। इस निकल नाइट्रेट में 6 water molecule which are associated, so they are not acting as only water molecules or water of crystallization. Basically ये जो water molecule है these are acting as ligand around this nickel cation। यानी this is the hydrate जिसमें these water molecules, all these water molecules they are acting as ligand, they are acting as ligand around this nickel and this nitrate is a simple ion। So these water molecules are forming complex with this nickel. So these hydrates in which water molecules are complexing with central atom are called ligand hydrates। Second type of hydrates are the hydrates जिनमें water molecule central atom के साथ complex कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ water molecule they are forming hydrogen bond with the anions। Salt में पड़े anion के साथ water molecule they are forming hydrogen bonds। Like if we take copper sulfate dot 5H2O, ये जो सॉल्ट है ये जो हाइड्रेट है इस हाइड्रेट के ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल है 5 के 5 वाटर मॉलिक्यूल दे आर नॉट एक्टिंग एज लिगेंड। 5 में से 4 वाटर मॉलिक्यूल दे आर एक्टिंग एज लिगेंड अराउंड कॉपर एंड एक जो वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा दैट इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दिस एनायन। लाइक ये जो कंपाउंड है ये जो क्रिस्टल है दिस क्रिस्टल इज बेसिकली CuH2O होल 4 एंड SO4.H2O। सो 5 में से 4 वाटर मॉलिक्यूल दे आर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद द कॉपर, दे आर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स केटाइन एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडिंग दिस सल्फेट आयन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ दीज हाइड्रेट्स। नाउ थर्ड कैटेगरी जो है थर्ड कैटेगरी में वाटर मॉलिक्यूल जो है दे आर प्रेजेंट विद द इंटरस्टिशियल साइट, दे आर प्रेजेंट द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द क्रिस्टल। सो क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट में अगर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं उससे जो आएगा हमारे पास हाइड्रेट दैट इज अ थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रेट। लाइक हमारे पास कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड .2H2O। सो इस कंपाउंड के जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं all these water molecules they are present in the interstitial site, they are present in the interstitial site of this particular crystal। then fourth category में water molecule they are present as clethrate।
वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर प्रेजेंट एज क्लेथरेट ऑफ द नोबल गैसेस। सो नोबल गैसेस के केजेस में जब वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के क्लेथरेट बनते हैं, दे आर द फोर्थ टाइप ऑफ हाइड्रेट्स दैट वी आर हैविंग। And fifth type of hydrates are the hydrates in which water molecules are present in zeolites. So water molecule when present in zeolite, like हमारे पास Na2 Al2 Si2O8 dot XH2O. So ये सारे जो है they are these water molecules are associated with this zeolite. So these are the zeolite hydrates. So zeolite hydrates, then water molecules present in clathrates, then water molecules present in interstitial site, water molecule forming complex with cation and forming hydrogen bonding with anion, and water molecule. All water molecules, they are forming complex with the central cation. These are the different type of hydrates which are existing in these compounds. So these are hydrates. So hydrates के बाद अब बारी आती है वाटर में, what is water which is called soft water and water which is hard water. So water can be classified as soft and hard. So what is soft and hard water? So soft and hard water जो है, soft and hard water में वो water which is forming lather with soap easily, वो water जो कि easily water के साथ सोप के साथ झाग बनाता है, that is said to be soft water. And water which does not produce lather with soap easily, जिसकी झाग आसानी से नहीं बनती with soap, उस water को हम क्या बोलते हैं? hard water. तो soft water is the water which easily form lather with soap, and hard water is the water which is not forming lather with soap easily. तो क्या ऐसी चीज है which is making this water soft and hard? So ये जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में हार्डनेस की जो वजह है, दैट हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ soluble salt of calcium and magnesium. So calcium and magnesium के soluble salt की वजह से there is hardness in this water. So basically जो सोप होता है, सोप का जो क्लींजिंग एक्शन होता है, that is due to the stearate part that is present in the soap. Soap is basically sodium stearate. सोडियम स्टीरेट में ये जो स्टीरेट पार्ट होता है, दिस स्टीरेट पार्ट हैज क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप. अगर वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस पड़े हैं, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इज यूजफुल पार्ट ऑफ सोप, यानी स्टीरेट पार्ट ऑफ सोप, इसके साथ कंबाइन करके इसकी प्रेसिपिटेशन करवा देते हैं. बिकॉज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीरेट जो होता है, दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीरेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, जब इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, यूजफुल पार्ट अगर प्रेसिपिटेट कर देगा, तो सोप इज नॉट हैविंग क्लींजिंग एक्शन इन अ गिवन वाटर. So water is not producing proper lather with soap. So this is the cause of hardness in water. Now अब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कौन से ऐसे सॉल्ट हैं which are soluble in water? So calcium and magnesium, they are present in the form of calcium sulfate, magnesium sulfate, calcium chloride, magnesium chloride, then calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. So कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के ये सारे सॉल्ट, यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स, दीज आर वाटर सॉल्युबल, और इनकी प्रेजेंस की वजह से वाटर इज हैविंग हार्डनेस. सो इन सभी सॉल्ट्स में से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से जो हार्डनेस आती है, इस हार्डनेस को हम बोलते हैं टेम्पररी. एंड इनकी वजह से कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, इनकी वजह से जो हार्डनेस आती है, दिस इज कॉल्ड परमानेंट. यानी डिपेंडिंग अपॉन विच सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दैट इज प्रेजेंट इन वाटर, दिस हार्डनेस इन वाटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स. सो दो तरह की हार्डनेस है, वन इज टेम्पररी एंड अदर इज परमानेंट.
So temporary is due to bicarbonates and permanent is due to chlorides and sulfates. Now this water which is having these calcium and magnesium ions present in water, this water is having many disadvantages. सो इस वाटर को यूज करने के लिए इन सच एज बॉयलर्स वगैरह में यूज करने के लिए या वॉशिंग पर्पसेस में ये जो वाटर है दिस वाटर इज वेरी लेस इफेक्टिव. सो बॉयलर्स में अगर यूज किया जाता है तो दिस वाटर इज फॉर्मिंग स्केल. इट लीड टू द स्केल फॉर्मेशन लीड टू द मैनी प्रॉब्लम्स इन द बॉयलर, जिसकी वजह से बॉयलर्स में जो वाटर हम यूज करते हैं इट हैज टू बी फ्री फ्रॉम दिस हार्डनेस. इट शुड नॉट हैव दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस. यानी ये जो वाटर है विच इज हार्ड वाटर, इस वाटर को पहले हमें प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ता है सो दैट इट गेट रेंडर्ड सॉफ्ट एंड सो दैट इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन बॉयलर्स एंड वॉशिंग पर्पसेस. सो अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे तरीके हैं बाय विच हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड. तो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए पहले हम देखते हैं टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है. सो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है बाय नंबर 1 सिंपल बॉइलिंग. अगर हम टेम्पररी हार्ड वाटर को सिंपली बॉयल कर देते हैं, बॉइलिंग से टेम्पररी हार्डनेस दिस कैन बी रिमूव्ड. बॉइलिंग जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हाई टेम्परेचर पे ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सो दीज डीकंपोजेस ऑन हीटिंग. जब हम बॉयल करेंगे, बॉयल करने पे जब से हीट करेंगे दीज डीकंपोजेस एंड डीकंपोज करके these are converted to insoluble salts and insoluble salts की formation में these are precipitated down. So there is formation of calcium carbonate, magnesium carbonate and there is liberation of carbon dioxide and formation of water. So this water which is temporary hard, which is having calcium and magnesium bicarbonate, boil करने से these decomposes और डीकंपोज करके ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट व्हिच गेट प्रेसिपिटेटेड डाउन. सो ये जब सॉल्यूशन में से खत्म हो जाएंगे, जब सॉल्यूशन में से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन निकल जाएंगे, सो जब ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो रिमेनिंग जो वाटर बच जाएगा दैट वाटर विल बी नाउ द सॉफ्ट वाटर. दिस इज द फर्स्ट वे व्हिच इज बाय सिंपल बॉइलिंग. सिंपल बॉइलिंग के अलावा दिस टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय Clark's process. So what is there in Clark's process? Clark process में इस टेम्पररी हार्डनेस को खत्म करने के लिए हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लेक लाइम ऐड करते हैं टू द हार्ड वाटर. सो स्लेक लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन से with calculated amount of calcium hydroxide की addition से so these bicarbonates get decomposed to carbonates, insoluble carbonates and again जो hard water है that is rendered soft. So calcium hydroxide के साथ what reaction is taking place? So the reaction taking place is calcium hydroxide react करता है with calcium bicarbonate के साथ and it lead to the formation of insoluble calcium carbonate along with water. Same way this react with magnesium bicarbonate and it lead to the formation of CaCO3 plus MgCO3 along with 2 moles of water. Now important thing is Clark process में जो हम lime ऐड करते हैं to the hard water, calculated amount of lime is to be added. So it should not be present in excess. Why it should not be present in excess? क्योंकि अगर ये excess में पड़ा होगा this can absorb carbon dioxide from the atmosphere. So unreacted calcium hydroxide will absorb carbon dioxide from the atmosphere and this will be converted to again calcium बाइकार्बोनेट. सो इसमें कन्वर्ट हो जाता है. और यू कैन से इस मेथड में जो हम लाइम यूज करेंगे, लाइम शुड बी इन कैलकुलेटेड अमाउंट सो दैट लाइम कंप्लीटली कंज्यूम हो जाना चाहिए इन द प्रोसेस. अगर ये बच जाएगा
तो ये क्या करेगा, दिस विल बी एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड विल बी कन्वर्टेड टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड अगेन water will be rendered hard. So calculated amount of lime that is to be added in order to convert this temporary hard water into soft water. So this is the second process, which is Clark's process. So temporary hardness के दो process हैं by which it can be removed. One is by simple boiling and second is Clark's process जिसमें we are adding lime to the temporary hard water. Then इसके अलावा permanent hardness को कैसे remove किया जा सकता है? So हमें पता है परमानेंट हार्डनेस जो है, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू सॉल्युबल कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट. सो इसको खत्म करने के लिए पहला जो मेथड है, दिस मेथड इज एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा. अगेन परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वॉशिंग सोडा दैट इज टू बी एडेड टू द हार्ड वाटर. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, जब हम सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट की एडिशन से salt of calcium and magnesium, they are converted to carbonates which are insoluble and they are precipitated down. Like अगर हमारे पास suppose calcium chloride है which is making this water hard, जब हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो सोडियम कार्बोनेट की एडिशन से there is formation of CaCO3 जो कि प्रेसिपिटेट कर देगा, प्लस आ जाएगा 2 moles of NaCl. So these calcium ions which were responsible for hardness, these will be precipitated down. And solution में now there will be presence of sodium ions, so which are not causing any hardness in water. Similarly, अगर हमारे पास suppose magnesium sulfate हो with addition of washing soda which is Na2CO3, इसकी addition से now this will be converted to Na2SO4 plus magnesium carbonate that will be precipitated down and solution में से मैग्नीशियम आयन खत्म हो जाएंगे. तो वाटर को सॉफ्ट करना है हमें, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन को खत्म करना है, सो दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय देयर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो वॉशिंग सोडा की एडिशन से भी हम रिमूव कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस को. इसके अलावा सेकेंड वे जो है फॉर रिमूवल ऑफ दिस permanent hardness, that is by addition of Calgon. So Calgon is basically a complex, it is a complex salt and this Calgon basically stand for calcium gone. Calcium gone means water से calcium को खत्म करने के लिए हम use करते हैं this complex which is Calgon. So इसके लिए hard water में calculated amount of this complex Calgon that is being added, जिससे कि calcium and magnesium they are removed from the water which are causing hardness in water. Like suppose हमारे पास water में calcium आयन पड़े हैं, इनको खत्म करने के लिए हम complex use करते हैं. This complex is Na2 Na4 PO3 whole 6. This complex is being used Na2 Na4 PO3 whole 6. ये complex जब हम use करेंगे, इस complex में all the sodium ion they will be displaced by the calcium ion. तो हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम आयन पड़े थे, फ्री कैल्शियम आयन पड़े थे, वो कैल्शियम आयन दे विल बी नाउ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स में जब कैल्शियम आयन पड़े होंगे, वाटर विल बी फ्री फ्रॉम फ्री कैल्शियम आयन एंड देयर वोंट बी एनी हार्डनेस इन द वाटर. नाउ ये क्या बनाएगा, दिस इज फॉर्मिंग Na2 Ca2 PO3 होल 6. सो सोडियम की बजाय अब कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंड वाटर विल बी हैविंग फ्री सोडियम आयंस. सो 2 moles of calcium ion they will be removed and उनकी एक्सचेंज में water is now having sodium ion which are not causing any hardness to the water. Similarly, अगर वाटर में मैग्नीशियम आयन बढ़े, कॉम्प्लेक्स की एडिशन से all the sodium ion will be displaced, ये हट जाएंगे, इनकी बजाय there will be presence of magnesium ion. So मैग्नीशियम आयन जो फ्री है वो कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे एंड वाटर इट विल बी रेंडर्ड सॉफ्ट. सो वाटर की सारी हार्डनेस खत्म हो जाएगी.
सो दिस इज केल्गन प्रोसेस। इसके अलावा सो वाटर में हार्डनेस खत्म करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस खत्म करने के लिए थर्ड मेथड जो हम यूज करते हैं, दिस मेथड इज आयन एक्सचेंज मेथड। So what is there in ion exchange method? As the name is suggesting, इस method में भी calcium and magnesium ion which are causing hardness in water, they will be exchanged by some other ions which are not causing any hardness in water. यानी इन ions को हम water से किसी complex की form में separate कर देंगे and इनकी बजाय water will be having some different ions which are not causing any hardness to the water. तो ये जो आयन एक्सचेंज मेथड होता है, इस आयन एक्सचेंज मेथड में दो तरह के आयन एक्सचेंजर होते हैं। वन आर इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर एंड अदर आर ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। तो आयन एक्सचेंज मेथड में पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर दीज इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर एंड हाउ दीज इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर आर मेकिंग दिस हार्ड वाटर सॉफ्ट। तो इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड में हमारे पास जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड परम्यूटेट प्रोसेस। सो व्हाट इज दिस परम्यूटेड मेथड? सो परम्यूटेड मेथड में हम नेचुरल सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिनको हम जियोलाइट बोलते हैं, उनका यूज लेते हैं। वी मेक यूज ऑफ नेचुरल सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स विच आर कॉल्ड जियोलाइट। सो उनके यूज से हम सोल्यूशन वाटर में पड़े कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन को एक्सचेंज कर देंगे विद सोडियम आयन। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसका फॉर्मूला है Na2Al2Si2O8.XH2O। So this is zeolite. This is sodium zeolite. This can be written as Na2Z. Now hard water which is containing calcium and magnesium ion, उसको हम पास करते हैं through this zeolite. जब हम जियोलाइट से वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन पास करेंगे तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन गेट ट्रैप्ड एंड उनकी एक्सचेंज में वाटर विल बी हैविंग सोडियम आयंस और द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज कैल्शियम आयन जब पास करेंगे सोडियम जियोलाइट से, दिस गेट ट्रैप्ड, दिस विल बी एक्सचेंज्ड। सो ये बनाएगा कैल्शियम जियोलाइट प्लस 2 moles of sodium ions, they will be now present in the water. Similarly, water containing magnesium ions जब पास करेंगे थ्रू Na2Z, ये बना देगा magnesium zeolite plus water will be having 2 moles of sodium ions. With passage of time, ये zeolite जो है it get exhausted. Why it get exhausted? Because इसमें पड़े सारे सोडियम आयन जब खत्म हो जाएंगे, उनकी बजाय जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आ जाएगा, सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जियोलाइट की जब फॉर्मेशन आएगी, उसके बाद फिर वाटर को सॉफ्ट करने के लिए ये जो हमने जियोलाइट यूज किया है इट बिकम इनफेक्टिव। तो इसको रीजनरेट करने के लिए, दोबारा से इसको रीजनरेट करने के लिए, रीयूज के लिए हम क्या करते हैं, हम इस एग्जॉस्टेड जियोलाइट से ब्राइन सोल्यूशन पास कर देते हैं। ब्राइन सोल्यूशन विच इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl जब पास करेंगे सो दिस विल बी रीजनरेटेड। तो aqueous solution of NaCl which is containing sodium ions, 2 moles of sodium ion, कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट से ये दोबारा से सोडियम जियोलाइट की रिफॉर्मेशन कर देंगे। सो ये जो मेथड है जिसमें हमने जियोलाइट यूज किया, दिस मेथड इज कॉल्ड जियोलाइट प्रोसेस और दिस इज इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड और परम्यूटेड प्रोसेस। सो ये जो नेचुरल सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है इसे हम जियोलाइट बोलते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ये जो इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर होता है इसे हम परम्यूटेड बोलते हैं। दिस परम्यूटेड इज बेसिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम सो आर्टिफिशियली इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर जो हम बनाते हैं विच इज कॉल्ड परम्यूटेड, दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम Na2CO3, Al2O3 एंड SiO2। इनसे जो हमारे पास इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर बनता है उस आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर को वी कॉल इट एज परम्यूटेड और इसका भी पर्पस सेम है। द
the purpose which sodium zeolite is serving. This is also exchanging sodium ion with harmful calcium and magnesium ions present in the water. So inorganic ion exchange के मेथड, इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर के बाद अब हमारे पास बारी आती है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स. So organic ion exchangers जो होते हैं, these organic ion exchangers are basically reagents. These reagents are having free Na plus ions, या फिर these are having free H plus ions, or these are having free OH negative ions. So what these reagents are comprising of? So ये reagents जो हैं, these reagents are of two types. One are cation exchangers. केटायन एक्सचेंज रेजेंस और केटायन एक्सचेंजर वो रेजेंस होंगे जिन रेजेंस में देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक ग्रुप whose H plus ion can be exchanged with calcium or magnesium ion. So these are comprising of a hydrocarbon part, and is hydrocarbon part पे there is presence of a group which is having an active hydrogen which can be exchanged with calcium or magnesium ion. So this could be RCOH or this could be RSO3H. So these are the reasons जिनका H plus ion जो है that can be exchanged with calcium and magnesium ion present in the water, which are root cause of hardness of water. इसके अलावा हमारे पास सेकंड जो होते हैं they are the anion exchanger. So what are these anion exchanger? Anion exchanger may be there is presence of a hydrocarbon part and there is presence of a group which is exchanging OH negative ion with the anions present in the hard water. Yani this is the exchanger which exchanges OH negative ion with the chloride and sulfates which are present in the water. So organic ion exchanger which is comprising of two parts, cation and anion exchangers. Cation में there is presence of free H plus ion, anion exchanger which can provide free OH negative ion. So इनको हम use करते हैं in order to make this hard water soft. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम hard water को pass करते हैं through cation exchanger. जब हम hard water को cation exchanger से pass करेंगे तो cation exchanger में ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस हैं these will be exchanged with the H plus ion present in the cation exchange resin. यानी the reaction taking place is basically cation exchanger से जब हम हार्ड वाटर को पास करेंगे तो रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज 2 moles of RCOH react with Ca2 plus और Mg2 plus इन आयन के साथ रिएक्ट करेगा एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ RCOO होल ट्वाइस Ca और होल ट्वाइस Mg प्लस 2 moles of free H plus आयन आ जाएंगे. तो केटायन एक्सचेंजर से जब हम हार्ड वाटर को पास करेंगे, इसको पास करने से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विल बी ट्रैप्ड विद द रेजिन. These get trapped with the resin and water will be now having free H plus ion. यानी इस cation exchanger से जब water निकलेगा that water will be acidic in nature because उस water में there is presence of free H plus ion. Now this water is then made to pass through anion exchanger. तो anion exchanger में जब हम पास करेंगे anion exchanger which is having presence of group having free OH negative ion. This type of group is there which is having free OH negative ion. So जब ये interact करेगा क्लोराइड और सल्फेट आयन से it lead to the formation of ये बनाएगा RNH3Cl और RNH3 whole twice SO4 and इसके बदले now water will be having free OH negative ions.
केटायन एक्सचेंजर से जो वाटर पास किया था, वाटर आया था हमारे पास, दैट वाटर वाज हैविंग फ्री H प्लस आयन, और उस वाटर में सारे सारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन खत्म हो गए थे। एनायन एक्सचेंजर से जब वाटर पास करेगा तो वाटर में फ्री OH नेगेटिव आयन आने की वजह से सो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस वाटर विल टेक प्लेस। केटायन एक्सचेंजर से जो वाटर आया था दैट वाज एसिडिक। अब उस वाटर में फ्री OH नेगेटिव आयन की एडिशन से रिजल्टिंग वाटर जो आएगा हमारे पास आफ्टर पासिंग थ्रू एनायन एक्सचेंजर दैट विल बी न्यूट्रल, दैट वॉन्ट बी हैविंग एनी फ्री H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन। और इस मेथड से जो हमें वाटर मिलेगा दैट विल बी फ्री फ्रॉम harmful cations as well as anions. So this water that we'll be getting, this will be now distilled water. Why distilled water? It will be now distilled water because now no mineral is present in this particular water. As सारे cations they get exchanged, water में पड़े सारे anions they get exchanged, and water is free from any cation or anion present in the water, and this water is now pure form. This is the distilled water that we are getting in this organic cation exchanger, organic ion exchanger method. So this was hard water and method of removal of hardness. So इनको एक बार फिर से देख लेते हैं. So hardness हमने पढ़ी है. Hardness दो तरह की है, one is temporary, other is permanent. Hardness की जो वजह है, basic वजह जो है that is calcium and magnesium ions. So these calcium and magnesium ions are present either in the form of chlorides or sulfates or in the form of bicarbonates. These are basically soluble salt of calcium and magnesium ion. Now calcium and magnesium की presence से soap का जो useful part है, soap का जो useful stearate part है, that get precipitated down, जिसकी वजह से this water which is having free calcium and magnesium ion, this doesn't produces lather with soap easily. अब डिपेंडिंग वाटर में कौन सा सॉल्ट पड़ा है उसके अकॉर्डिंगली हम हार्डनेस को क्लासिफाई करते हैं परमानेंट एंड टेम्पररी। अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट पड़े तो हार्ड वाटर इज परमानेंट, एंड अगर इसमें बाइकार्बोनेट्स पड़े देन हार्डनेस इज सेट टू बी टेम्पररी। सो टेम्पररी हार्डनेस के हमने दो मेथड पढ़े हैं। टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग एंड बाय क्लार्क्स मेथड। बॉइलिंग से बाइकार्बोनेट डीकंपोज करके इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, and Clark process में we add calculated amount of lime to the temporary hard water, lime which is reacting with water forming calcium hydroxide react करके insoluble calcium and magnesium carbonate की formation दे देता है। So this lime has to be in calculated amount because excess lime can react with carbon dioxide and can form bicarbonates which can again render this water hard. So permanent hardness को remove करने के लिए different methods जो हमने पढ़े हैं। सो पहला हमने पढ़ा है बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की एडिशन से अगेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स बन जाते हैं विच आर इनसॉल्युबल एंड प्रोसीड कर जाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़े हैं कैल्गन मेथड। कैल्गन मेथड में वी यूजेस अ कॉम्प्लेक्स विच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सोडियम। सोडियम के कॉम्प्लेक्स में जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस वाला वाटर पास करते हैं सो सोडियम के बजाय कॉम्प्लेक्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का हो जाता है एंड दीज आर एक्सचेंज विद द सोडियम आयन। देन हमने पढ़ा है आयन एक्सचेंज मेथड which is of two type, organic and inorganic. Organic ion exchanger दो तरह के, cationic and anionic, और इनसे वाटर पास करने से जो वाटर मिलता है that is free from any harmful cation as well as anion. जबकि inorganic ion exchanger जो होते हैं इनमें there is exchange of only cation. So inorganic ion exchangers के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं zeolite as well as permutate. So naturally occurring जो silicates हैं they are zeolites and artificially prepared silicates जो होते हैं उनको हम बोलते हैं permuted which are exchanging sodium ion with calcium and magnesium ion. So this is hardness in water and removal of hardness in water. So water के बाद next जो compound of hydrogen है that compound is hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide जिसका फॉर्मूला है H2O2. इस H2O2 में there is presence of peroxide यानी O2 2 negative. This is the peroxide present in this hydrogen peroxide and this O2 2 negative is like O single bond and दोनों ऑक्सीजन पे there is one negative charge.
So this O2 is present as peroxy linkage, जिसकी वजह से this compound is hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide जो है, hydrogen peroxide was first prepared by French chemist Thenard. It was first prepared by THENARD. He was the French chemist. He has first prepared this hydrogen peroxide in the year 1818. So it was synthesized by Thenard in year 1880. Now सबसे पहले हम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं. भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है, इसके सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड जो है, दिस फर्स्ट मेथड इज मर्क्स मेथड. इट इज मर्क्स मेथड. इट इज MERCK'. मर्क्स मेथड. इस मर्क्स मेथड में Na2O2 को ग्रेजुअली ऐड किया जाता है टू 20% आइस कोल्ड डाइल्यूट H2SO4. It is added to 20% ice cold sulfuric acid. तो Na2O2 which is sodium peroxide, सोडियम पेरोक्साइड को जब ग्रेजुअली ऐड किया जाता है टू द 20% ice cold sulfuric acid, so there is formation of this hydrogen peroxide. So what is the reaction involved in this preparation? So this preparation में reaction is Na2O2 which is sodium peroxide. ये react करता है with sulfuric acid which we have taken in dilute form which is only 20%. ये 20% है and this is ice cold sulfuric acid. इसमें जब ग्रेजुअली सोडियम पेरोक्साइड ऐड किया जाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड H2O2. So Na2O2 which is sodium peroxide जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड दिस इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट. अब ये जो बाय प्रोडक्ट है, इस बाय प्रोडक्ट को हम H2O2 से सेपरेट करते हैं बाय इट्स क्रिस्टलाइजेशन. Most of sodium sulfate जो है obtained as byproduct in this particular reaction, that is separated by crystallization, and this is obtained as a crystal of Na2SO4.10H2. So इस रिएक्शन में Na2SO4 को हम क्रिस्टलाइज करके सेपरेट कर लेते हैं एंड जो रिमेनिंग सोल्यूशन है, दैट सोल्यूशन इज कंटेनिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो ग्रेजुअली Na2O2 जब 20% आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस Na2SO4 एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. नाउ टू सेपरेट दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम सोडियम सल्फेट, दिस इज टू बी क्रिस्टलाइज्ड आउट एंड दिस इज ऑब्टेन्ड एज अ क्रिस्टल Na2SO4.10H2O एंड रिमेनिंग जो सोल्यूशन बच जाएगा, उस सोल्यूशन में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. So this method of obtaining hydrogen peroxide from sodium peroxide is called Merck's method. Now second preparation जो है, second preparation is by action of CO2 on ice cold paste of barium peroxide. CO2 का action on ice cold paste of barium peroxide. So what is the reaction involved? Reaction involved is barium peroxide जो है, which is BaO2. आइस कोल्ड इसकी पेस्ट है, यानी इट इज एडेड टू वाटर. इसमें से जब हम CO2 पास करेंगे, passing CO2 through ice cold paste of this barium peroxide, there is formation of barium carbonate. This will be obtained, which is obtained as precipitate. ये precipitate कर देगा and जो remaining solution है, solution will be containing H2O2. So through ice cold paste of barium peroxide जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, again we get formation of this H2O2 and byproduct is separated as precipitate. So this is the second preparation. Then third preparation is by the action of phosphoric acid on barium peroxide. So बजाय कि CO2 पास करें, even phosphoric acid से भी on phosphoric acid के reaction में with barium peroxide there is formation of this H2O2. So what is the reaction involved in this preparation again? So इस reaction में
3 moles of barium peroxide रिएक्ट करेंगे with 2 moles of phosphoric acid H3PO4. So phosphoric acid जब barium peroxide के साथ रिएक्ट करता है, so there is formation of barium phosphate Ba3PO4 whole twice. So barium phosphate जो है, this will be insoluble in solution. It will be insoluble in water. This will be precipitated, and there is formation of 3 moles of H2O2. So इस मेथड से भी most of the phosphate, most of the barium phosphate that is precipitated down, so precipitate कर देगा, and remaining solution जो है that will be containing this hydrogen peroxide. So these are the preparation of hydrogen peroxide by 3 different ways. Number 1 is by the action of sodium peroxide on 20% ice cold sulfuric acid. दूसरा हमने बेरियम पेरोक्साइड की पेस्ट में हमने एक्शन किया कि इसका CO2 के एक्शन से we have obtained this hydrogen peroxide. And third, हम बेरियम पेरोक्साइड को रिएक्ट करते हैं H3PO4 के साथ, and there is formation of barium phosphate and hydrogen peroxide. नाउ इन दो मेथड में, लास्ट जो दो मेथड हमने यूज किए, इन दो मेथड में हम रिएक्शन ऑफ बेरियम पेरोक्साइड 8H2 विद सल्फ्यूरिक एसिड, इससे भी H2O2 ऑब्टेन कर सकते हैं. सो बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड का रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट कैन आल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बट दिस मेथड इज नॉट यूज्ड. जनरली हम ये मेथड नहीं यूज करते. सो ऑब्टेन किया जा सकता है, बट वी आर नॉट यूजिंग दिस मेथड, बिकॉज इस मेथड में जो इंप्योरिटीज पड़ी होती हैं, जो बाय प्रोडक्ट पड़े होते हैं, दे कैटलाइज द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सिंस इंप्योरिटीज कैटलाइज द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसलिए बेरियम पेरोक्साइड के रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनती है, उस मेथड को हम नहीं यूज करते फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो इन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद अब हम देखते हैं हाउ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड. भी लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे मैन्युफैक्चर की जा सकती है. सो लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैन्युफैक्चर करने का तरीका जो है, फर्स्ट मेथड जो है, first method is electrolysis of equimolar mixture of H2SO4 and ammonium sulfate. We take an equimolar mixture of H2SO4 and ammonium sulfate. उसकी electrolysis करेंगे, उसकी electrolysis से we can get H2O2 on large scale. So what are the reactions involved in this preparation? ये हम देखते हैं. अगर हम equimolar ammonium sulfate लेते हैं, तो ammonium sulfate is NH4 whole twice SO4 and sulfuric acid. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड को जब मिक्स करेंगे, मिक्स करने से विल बी गेटिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. वी गेट फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनियम बाइसल्फेट और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. नाउ ये जो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट है, दिस विल नाउ अंडरगो आयनाइजेशन. 2 मोल्स ऑफ दिस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट जब ये आयनाइज करेगा, आयनाइज करके द आयंस व्हिच इट कैन प्रोड्यूस इज H प्लस आयन, NH4 SO4 negative ion plus ammonium ion and HSO4 negative ion. These are the ions which this ammonium hydrogen sulfate which can produce in a given solution. So given solution में इसकी ionization से we can get H plus ion, we can get NH4 SO4 negative ion, then ammonium ions and bisulfate ions. Now once we get these ions, now the reaction taking place at anode and cathode क्या होंगे, since हम electrolysis कर रहे हैं, तो at cathode what reaction is taking place? So cathode is attracting cations. It is attracting cations and cathode पे हमें पता है हमेशा reduction होती है. Reduction is gain of electron. So cathode पे the cations which are getting attracted are H plus ion. So these H plus ion will be attracted towards cathode and they'll be gaining electron and there is a liberation of H2 gas. So the reaction taking place at anode are more important. So what reaction is taking place at anode? Anode which is attracting anions. तो यहाँ पे anion which is getting attracted is NH4 SO4
negative. So 2 moles of NH4SO4 negative, they will be losing their electrons. So अपना electron lose करेंगे and they will be converted to ammonium persulfate. So this will be converted to NH4 whole twice S2O8 with the loss of 2 electron. So ammonium persulfate इसकी formation आ जाएगी. So the reaction taking place at cathode is simple. So there is a liberation of H2 gas, it is attracting cation, and the reaction taking place at anode is, so these are the anions, in दोनों anions में से this anion will undergo oxidation. It will be losing 2 moles of electron, 2 moles of this with the formation of this ammonium persulfate. So once this ammonium persulfate is obtained, इसके अलावा एक और reaction that is taking place over this anode. So जो दूसरा anion है even HSO4 negative, it can also undergo oxidation. इसकी oxidation से there is formation of H2S2O8. This is peroxide disulfuric acid, which is also called Marshall acid, with the loss of 2 moles of electron. So anode which is attracting anion, दोनों anions they can undergo oxidation at anode. These anions will form ammonium persulfate and these anions will form this Marshall acid. So once these product we are getting, now इस ammonium persulfate को collect करके हम react करते हैं with water. ये जो ammonium persulfate बना, this is collected and this is reacted with water, and water के reaction में there is formation of hydrogen peroxide. So how this hydrogen peroxide is obtained? This ammonium persulfate, this react with 2 moles of water, and in this reaction there is formation of ammonium hydrogen sulfate. ये दोबारा से बन जाएगा and there is formation of H2O2. So this obtained is recycled, ammonium hydrogen sulfate is recycled, and इस reaction के through we are getting this hydrogen peroxide. So ये जो hydrogen peroxide है, this hydrogen peroxide can also be obtained from this Marshall acid that we have obtained. So इस reaction में ये जो Marshall acid बना है H2S2O8, even ये भी hydrolyze कर जाता है, ये भी water के साथ react करेगा और water के साथ react करके it is forming an acid which is H2SO5. This is Carus acid plus ये देगा H2SO4. Now Carus acid जो बना, this Carus acid further react कर देगा water के साथ, and water के साथ reaction में it form H2O2 and H2SO4. This is obtained. So electrolysis में all the hydrogen peroxide that we are getting, hydrogen peroxide is obtained by the hydrolysis of products obtained at anode. Anode पे दो product बने थे, दो product anode पे जो है, one is ammonium persulfate NH4 and दूसरा product जो बना था that was Marshall's acid H2S2O8. इन दोनों product की hydrolysis से we are getting hydrogen peroxide by this method, which is electrolysis. So electrolysis से hydrogen peroxide जो हमने बनाई है, इसके लिए we have taken an equimolar mixture of ammonium sulfate and sulfuric acid. अमोनियम सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड के इक्विमोलर मिक्सचर को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे एट एनोड, उन प्रोडक्ट्स की हाइड्रोलिसिस से वी आर गेटिंग H2O2 एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड इज, वन इज अमोनियम परसल्फेट एंड अदर इज H2S2O8 which is Marshall's acid, peroxide disulfuric acid, or that is Marshall acid. Now second method जो है which is important for the manufacture of this H2O2, that is by ethyl anthraquinone. So this is second method is auto oxidation of two ethyl
एंथ्राक्विनोल। टू इथाइल एंथ्राक्विनोल, इस टू इथाइल एंथ्राक्विनोल की ऑटो ऑक्सीडेशन से वी आर गेटिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाउ डू वी गेट दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ टू इथाइल एंथ्राक्विनोल? तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एंथ्राक्विनोल है क्या। सो दिस कंपाउंड इज एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की इन पोजीशन पे अगर OH ग्रुप लग जाए, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एंथ्राक्विनोल। सो एंथ्राक्विनोल के बाद ये जो पोजीशन होती है 1 2 3 4 होती है, 5 6 7 8 ये होती है 9 एंड 10 पोजीशन। तो सिंस हमें दी है टू इथाइल यानी सेकेंड पोजीशन पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ इथाइल ग्रुप, तो यहां पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ C2H5। सो ये जो कंपाउंड है विच इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रासीन, एंथ्रासीन की 9 एंड 10 पोजीशन पे जब OH ग्रुप लग जाते हैं इट बिकम एंथ्राक्विनोल। सेकेंड पोजीशन पे जब इथाइल ग्रुप लगा दें तो ये बन गया टू इथाइल एंथ्राक्विनोल। इस कंपाउंड की ऑटो ऑक्सीडेशन से भी वी कैन गेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस इज सेकेंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये कैसे बनता है, लेट्स सी द रिएक्शन। So this undergo aerial oxidation. Aerial oxidation से this is getting converted to 2-ethyl anthraquinone. पहले क्यूनोल था, now this will be converted to quinone. Now इस कंपाउंड की फॉर्मेशन में यहां से और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेंगे they will be combining with this O2. So this hydrogen and this hydrogen they will be combining with this O2 and ये combine करके क्या बना देंगे, they will be forming the byproduct, they will be forming the product that is H2O2, hydrogen peroxide. So once this this is anthraquinone, that is 2-ethyl anthraquinone, 2-ethyl anthraquinone, और ये जो है this is 2-ethyl anthraquinone. So ये जो कंपाउंड है दिस कंपाउंड इज रिसाइकल्ड अगेन। इस कंपाउंड को वापस हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे बाय पासिंग H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इस कंपाउंड से जब हम H2 गैस पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सो दिस विल बी रिड्यूस्ड बैक टू एंथ्राक्विनोल। वंस इट इज रिड्यूस्ड बैक टू एंथ्राक्विनोल, एंथ्राक्विनोल की फिर से एरियल ऑक्सीडेशन होगी, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंथ्राक्विनोल एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। This is again reduced back to this compound and it is recycled again and again. So the basic product which are used in this particular reaction is oxygen. So ये product oxygen and hydrogen इनकी consumption होगी, these will be used again and again. बाकी ये जो compound है this will be regenerated again. So पहले oxidize करके ये बन गया, इसकी reduction से ये बना के फिर हम hydrogen peroxide obtain कर सकते हैं. So this is the second method of manufacturing of this hydrogen peroxide. So first is by electrolysis and second is by auto oxidation of 2-ethyl anthraquinone. Okay, now next देखो, that is concentration of hydrogen peroxide solution.
ना ये जितने मेथड हम यूज कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन सभी मेथड से जो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा, दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल बी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. सो दैट इज नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. और उस सॉल्यूशन से हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सेपरेट करना है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंसंट्रेट करना है. और यू कैन से ये सारे मेथड जो है जो हमने यूज किए जिनमें हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है, दिस इज ऑब्टेन इन डाइल्यूट फॉर्म. नाउ वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेटिंग दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज दैट इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकंपोजिशन होती है एट लो टेम्परेचर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. अगर हम सोचें कि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर से सेपरेट करें बाय सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से हम इसको कंसंट्रेट नहीं कर सकते. सो इसकी कंसंट्रेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये अब अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले ही डीकंपोज कर देता है. Since its decomposition is below its boiling point, accordingly, so this can't be separated by simple distillation method. इसके अलावा solution में पड़े many compounds, many substances, they catalyze the decomposition of this hydrogen peroxide. So इसको किन तरीके से हम concentrate करते हैं so that we can get 100% H2O2, वो तरीके जो है these are listed below. Number 1, पहला तरीका है evaporation on the water bath. So evaporation on water bath में we take a big container with large surface area. उस कंटेनर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन को डाल के इसको हम evaporate करते हैं. So by heating it at low temperature. So slow evaporation से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमें मिलती है, this हाइड्रोजन पेरोक्साइड by first method is obtained to the extent of only 50%. We take a container with a large surface area, to that solution of hydrogen peroxide that we obtain उसे हम डाल देंगे and उसको हम slowly heat करेंगे. हीट करने से evaporation से जब water separate हो जाएगा उससे जो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगी, that hydrogen peroxide is obtained to the extent of 50%. This is the first process for concentrating this hydrogen peroxide. Now second step is, so this 50% H2O2 that we obtain by evaporation, इसको अब हम डालते हैं डिहाइड्रेशन वैक्यूम डेसिकेटर. वैक्यूम डेसिकेटर में डाल के इसकी हम डिहाइड्रेशन करेंगे. तो फर्स्ट इज वेपोरेशन. वेपोरेशन ऑन वाटर बाथ. सेकेंड हम करते हैं डिहाइड्रेशन इन वैक्यूम डेसिकेटर. We take vacuum desiccator. Vacuum desiccator में there is presence of sulfuric acid. So under low pressure vacuum desiccator में जब हम above sulfuric acid इसके solution को रखेंगे तो water vapors will be absorbed by the sulfuric acid. Because sulfuric acid is dehydrating agent. As it is dehydrating agent, it will absorb water vapors. तो vacuum desiccator में low pressure पे जब water vapors absorb हो जाएंगे तो solution of H2O2 which was already 50%, इसकी further concentration that will be taking place. And इस vacuum desiccator से जो हमें H2O2 solution मिलेगा, this will be concentrated to the extent of about 90%. So 90% concentrated solution of H2O2 that will be obtained जब हम इसकी dehydration करते हैं vacuum desiccator. So third step जो है for concentration, that is distillation under reduced pressure. So distillation under reduced pressure में सिंस हमें पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट डीकंपोजेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम डिस्टिल करना चाहते हैं तो डिस्टिल करेंगे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो इसकी डिस्टिलेशन अगर हम बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट करें तो उसके लिए हमें जो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी दैट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन. सो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. रिड्यूस प्रेशर हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करके हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को लो कर देंगे. सो बॉइलिंग पॉइंट लो करके जब हम इसकी डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन से
इस मेथड से जो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी कंसंट्रेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 99%. So after getting solution of this 99%, traces of water को रिमूव करने के लिए हम फोर्थ स्टेप जो यूज करते हैं दैट इज बाय फ्रीजिंग द मिक्सचर बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ आइस. सो व्हाट वी डू इज कि ये 99% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा इस सॉल्यूशन को हम प्लेस कर देंगे इन फ्रीजिंग मिक्सचर. फ्रीजिंग मिक्सचर में जब प्लेस करेंगे तो फ्रीजिंग मिक्सचर में जो ट्रेसेस ऑफ वाटर है दैट विल बी सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ आइस जिनको हम सेपरेट कर देंगे बाय फिल्टर पेपर और उससे जो हमें H2O2 मिलेगा दैट इज अबाउट 100%. सो सिंपल फिल्ट्रेशन से आइस सेपरेट करने से जो हमें H2O2 सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ 100%. सो इसकी कंसंट्रेशन के 4 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप में हमने इसकी इवेपोरेशन की ऑन वाटर बाथ. सेकंड में इसको हमने कंसंट्रेट किया इन वैक्यूम डेसिकेटर. थर्ड स्टेप में हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर. एंड फोर्थ स्टेप में टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ वाटर हम इसको प्लेस करते हैं इन फ्रीजिंग मिक्सचर. फ्रीजिंग मिक्सचर में प्लेस करके सो जो ट्रेसेस ऑफ वाटर है दैट सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ आइस जिसको हम सेपरेट कर देते हैं बाय सिंपल फिल्ट्रेशन. सो दीज आर द मेथड बाय विच इट कैन बी कंसंट्रेटेड. नाउ कंसंट्रेशन के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आती है दैट प्रॉब्लम इज इट्स स्टोरेज. वेयर दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टू बी स्टोर्ड. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इट अंडरगो वेरी इजिली डीकंपोजिशन. सिंस इसकी बड़ी आसानी से डीकंपोजिशन होती है इसकी स्टोरेज इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम. तो वेयर दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टू बी स्टोर्ड. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम ग्लास बॉटल्स में नहीं रख सकते. सो व्हाई दिस कांट बी प्लेस्ड इन ग्लास बॉटल्स बिकॉज ग्लास बॉटल का जो रफ सरफेस है रफ सरफेस विच इज कंटेनिंग अल्कली मेटल सिलिकेट्स या अल्कली मेटल ऑक्साइड वो क्या करते हैं दे एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर डीकंपोजिशन दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड. So hydrogen peroxide can't be placed in glass bottles because rough surface of the glass which is containing alkali metal oxide they catalyze decomposition of hydrogen peroxide in the presence of sunlight. तो इसको स्टोर करने के लिए नंबर 1 ये चीज हमें दिख रही है. एक तो हमारे पास जो कंटेनर होना चाहिए दैट हैज टू बी डार्क कलर्ड. Why it should be dark colored? There should not be direct sunlight falling over this hydrogen peroxide because sunlight में hydrogen peroxide की decomposition होती है. दूसरा ग्लास में अगर हमने स्टोर करना है देयर शुड नॉट बी एनी रफ सरफेस. तो इसके लिए हम इसको जनरली स्टोर करते हैं इन प्लास्टिक बॉटल्स विच आर इनसाइड लाइंड विद द वैक्स. प्लास्टिक बॉटल्स विच आर इनसाइड लाइंड विद द वैक्स सो दैट इन बॉटल्स में विच आर डार्क कलर्ड इनमें हम स्टोर करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड सो दैट इसकी डीकंपोजिशन दैट कांट टेक प्लेस. इसके अलावा इसकी स्टोरेज में हम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कुछ स्टेबलाइजर्स भी ऐड करते हैं. These stabilizer prevent the decomposition of this hydrogen peroxide. So what are the various stabilizer which prevent the decomposition of this hydrogen peroxide? So these are generally glycerin, acetanilide, phosphoric acid, etc. So glycerin, acetanilide, phosphoric acid. So these are acting as stabilizer for the decomposition of this hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide जब बनेगा it is obtained as a dilute solution. इसको हम कंसंट्रेट करते हैं बाय 4 डिफरेंट स्टेप्स. वंस इट इज कंसंट्रेटेड अब इसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम है. स्टोरेज के लिए हम ग्लास बॉटल्स जनरली नहीं यूज करते हैं बिकॉज ग्लास बॉटल्स हैविंग रफ सरफेस व्हिच इज कंटेनिंग अल्कली मेटल ऑक्साइड्स दे कैटलाइज द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो स्टोर करने के लिए जनरली वी यूज प्लास्टिक बॉटल्स व्हिच आर इनसाइड लाइन विद द ग्लिसरीन व्हिच आर डार्क इन कलर सो दैट डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर फॉल नहीं कर सके. सो स्टोरेज के लिए साथ में हम क्या ऐड करते हैं सम स्टेबलाइजर विच प्रिवेंट द डीकंपोजिशन ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड. स्टेबलाइजर जनरली जो यूज किए जाते हैं दीज आर दैट इज एसिटाइनालाइड, ग्लिसरीन एंड फॉस्फोरिक एसिड. सो दीज आर द स्टेबलाइजर यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड. नेक्स्ट इसकी हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज.
what are the physical properties of this hydrogen peroxide? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर वन, ये जो प्योर हाइड्रोजन peroxide है, प्योर हाइड्रोजन peroxide इज थिक syrupy liquid. It is thick syrupy liquid with pale blue color. So this is a thick liquid which is like syrup with pale blue color. And इसकी why it is thick, why it is having high viscosity? It is all due to high extent of hydrogen bonding. So there is presence of two hydrogen. It has high extent of intermolecular hydrogen bonding, जिसकी वजह से it is thick syrupy liquid with blue color. So second physical property जो है, that is it is bitter in taste and smell like nitric acid. So taste में it is bitter and it has smell like nitric acid. Now third physical property जो है, third physical property, it is more dense and more viscous than water. Why it is more dense and more viscous than water? So extent of hydrogen bonding in hydrogen peroxide is more than hydrogen bonding in water. दोनों में there is hydrogen bonding, but extent of hydrogen bonding in hydrogen peroxide is more because hydrogen peroxide में there is presence of two hydrogen and there is presence of two oxygen. So extent of hydrogen bonding ज़्यादा होने की वजह से it is more dense and it is more viscous than water. इसके अलावा it is fairly soluble in water. Why it is fairly soluble in water? Because it forms hydrogen bonding with water molecules. So these are the main physical properties. इसके अलावा डिकम्पोज करती है, इट डिकम्पोजेज इजिली, जो हमने पहले पढ़ा है. सो आसानी से डिकम्पोज करता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. देन इसकी डायपोल मोमेंट जो है दैट इज लिटिल मोर देन दैट ऑफ वाटर. वाटर से थोड़ी सी ज्यादा पोलर है, इसकी डायपोल मोमेंट वाटर से ज्यादा है. सो दीज आर द मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट केमिकल प्रॉपर्टी दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज पोजेसिंग. सो केमिकल प्रॉपर्टी में वाटर की तरह ही अगर हम इसका देखें, पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इसका एसिडिक नेचर. नाउ व्हाट इज इन एसिडिक नेचर? प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, प्योर हाइड्रोजन यानी 100% हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, 100% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. जबकि इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है दैट इज न्यूट्रल टू लिटमस. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म इज हैविंग सम एसिडिक कैरेक्टर, जबकि जो इसका एक्वा सॉल्यूशन है दैट इज न्यूट्रल टू लिटमस. दिस इज नॉट एसिडिक इन नेचर. सो एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है दैट इज ड्यू टू इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट. सो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, सो वाटर से इट इज स्लाइटली हाई. सो वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें पता है Kw फॉर वाटर इज 1 into 10⁻14. और इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट इज 1.55 into 10⁻12 at 298 Kelvin. So it is slightly higher than that of water. So जिसकी वजह से it shows some acidic character. So acidic character में इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन पड़े हैं. It is having two ionizable hydrogen. Two ionizable hydrogen होने की वजह से it can form two series of salt, and the two series of salt which it can form with bases is, one is NaHO2 and other is Na2O2. It is known to form two series of salt with bases, one is NaHO2 and other is Na2O2. So this is a hydroperoxide ion. This is a hydroperoxide ion and this is simple sodium peroxide. Sodium hydroperoxide and sodium peroxide. So this is the acidic behavior of this hydrogen peroxide. So pure H2O2 is acidic while its aqueous solution is neutral to litmus. Ionization is there, ionization constant is higher than that of water.